में डॉक्यूमेंट्री बनाने या इंटरव्यू लेने, आपको वहां से निकाला, आपको जेल में डाला गया। ये जो हुकूमत है, ये इसने इतनी मायूसी फैला दी है, इतनी बेरोजगारी फैला दी है कि मैं समझता हूं कि अगर वाकई हमारे लोग बाज़मीर हैं तो इनको तो कम से कम वोट नहीं देंगे। और यही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन साहब ने, फखरू भाई ने कही है कि ये आखिरी मौका है, सोच समझ के वोट डालिएगा। क्या what message he wants to give? He wants to give the message that look, if these people actually they come into power, again you will find the same chaos and who's going to इलेक्शन टैक्टिक्स पे जरा सी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शन टैक्टिक्स जो है उसकी साइंस लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग है आम सियासत करने से, या असेंबली में या बाहर सड़कों पे थड़ों पे, वो तो सियासत ही अलग है, मतलब वो तो साइंस ही अलग है। मतलब क्या साइंस अलग है? मतलब ये एसएचओ के जरिए आप खड़े हो जाएं मतलब और ठप्पे लगवाएं लोगों को, कि वो हथकंडे ही बिल्कुल दूसरे हैं। यानी वो आम आदमी जो है वो कुछ जैसे देही इलाकों में वो अपने वडेरे, वो अपने जमींदार, वो अपने जागीरदार, उसकी हथेली पे रेंग रहा होता है, जहां वो कहता है वहां पे वो बहुत उम्दा आपने बात की। आप मुझे बताइए कि जो जनाब फखरू भाई है ना, इस 86 साल की उम्र में है ना, उनको मालूम क्या शौक चल रहा था कि वो आके एक ऐसे मतलब ये कि आके तैयार हो गए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधली को रोके, वो कभी नहीं रोक सकते। और आप देखिएगा फिर ये फिर इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस्तीफा के लिए मशहूर हैं जब मतलब आते हैं। वो तो सही है, हाँ। लेकिन कभी हमने ये गौर किया कि वो जो एक देहाती है वो अपने जागीरदार को क्यों वोट देता है? जैसे मैंने कहा कि उसकी हथेली पे रेंग रहा होता है। नहीं, हमारे पास देता है कि मसाइल क्या है उसके, उसके मसाइल हमारे शहरों की तरह नहीं है। लोड शेडिंग है, वो फलाना, ये इन्फ्लेशन हो गया, ये यूं हो गया, मिनी बस का किराया बढ़ गया, रिक्शा के किराए बढ़ गए। उसके तो मसले कुछ और है ना। उसका मवेशी कोई खोल के ले जाता है, वो वडेरे के पास जाता है कि सही ये डाकुओं से दिलवाओ, उसके किसी मखरूज भी है, और मखरूज किसी भाई उसको जमीनों के तनाजे में, पानी पे, इस पे उस पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जख्मी हो गया, कोई मर गया, तो वो ऐसे छुड़वा के लेके आता है। मतलब उनका तो वो डेमीगॉड है, तो डेमीगॉड जहां कहता है वो तो वहां वोट डालते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मतलब डेमोक्रेसी वी आर टॉकिंग अबाउट? नहीं तो मैं देखिए अंजुम साहब, आपने तो मेरी तर्जुमानी की। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप दही बात कर रहे हैं ना, दही माशरे की। इस वक्त तकरीबन 1.3 मिलियन यानी तकरीबन 13 लाख अफराद जो सैलाब से मुतासिर हुए थे। आप यकीन करें, आप जाके ठट्टा से आगे देख लीजिए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि उनकी जो हालत है, जो उनकी माशी हालत है। आप नवाबशाह को देख लीजिए, नवाबशाह तो इनका है ना, इनका शहर है, लाड़काना भी इनका शहर है। लाड़काना के आप अतराफ में देख लीजिए कि गुर्बत व इफलास, वो आज ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों से वोट लेंगे ना, कि हमने इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ा दिए। मैं आपसे बताऊं, वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो फायदा जो हुआ है, उससे बड़े जिम्मेदारों को फायदा हुआ है। वो बेचारा मेहनत कश जो के हल चला रहा है, जो ट्रैक्टर चला रहा है, जो खेत में मतलब चावल बो रहा है, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। आज भी वैसी नंगा है, वैसी उससे तरपोशी वो करने से जो है ना मजबूर है। तो ये जो नई स्ट्रेटेजी, खबर क्या है? नई स्ट्रेटेजी ये है कि हम तो ये एग्रीकल्चर में जो इनकी प्रोड्यूस है, इसकी प्राइसेस बढ़ा के उनसे वोट लेंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा कि ये दबाव करेंगे, एसएचओ को इस्तेमाल करेंगे, वहां के गुंडों को इस्तेमाल करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू फैच द वोट ऑफ द पुअर पीपल। ये होगा। तो अब इसके लिए कोई कानून साजी नहीं होगी किसमें? मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि इस 86 साल की उम्र में फखरू भाई ने महज अपने नाम इंटरनेशनली बनाने के लिए ये ले लिया है, वरना उनको क्या जरूरत थी भाई? एक किसी नौजवान को या किसी इसको आदमी लाते जो उनको टफ मुकाबला करता है। ये क्या करेंगे मुकाबला भाई? वो तो धांधली तो होगी, इलेक्शन में ऐसी धांधली होगी और ऐसी रिगिंग होगी, आप देख के हैरत पे रह जाएंगे, चाहे वो शहरी हो या देहात हो। आप देख लीजिएगा। अच्छा, देहात में तो इसलिए होगा, खुद आपने फरमाया कि देहात में तो इसलिए होगा कि वडेरा का बड़ा रौब है, जागीरदार का बड़ा रौब है। तो उनकी लाइफलाइन पे ना, बिल्कुल उनकी इकोनॉमी को, उनकी लाइफलाइन, उनके पक्के घर नहीं बनने देते, उनके कच्चे मकान रहते हैं। भाई आपके किस तरीके से लोगों की जहानत को। अब इसमें इस सारे सिनेरियो में तो अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो सिस्टम को ही बदल देंगे, क्योंकि सिस्टम बदलेगा तो ये सब चीजें बेहतर होंगी। इमरान खान कह रहे हैं, इमरान देखिए सुनामी आएगा, एक तूफान आएगा जो सारी देखिए खराब बात असल ये है कि इस वक्त 40 से लेके 50% मुल्क में नौजवानों की तादाद है। अच्छा, नौजवान जो है मोस्टली, मतलब ये कि मेरी जो लोगों से बातें हुई हैं, अभी रिसेंटली आई वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ भी मेरी बातें हुई है, तो वो सारे लोग जो कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा चलिए, अगर इमरान खान इतने 40 से लेके मैं समझता हूँ 30% भी लोगों को वो निकाल के ले आए, क्योंकि सारा मसला होता है वोट देने का। अभी तो इमोशनली लोग उससे अटैच हैं। अब ये निकाल के लेकर आए और ये कह रहे हैं कि मैं 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर दूंगा, यही अल्फाज है ना, और मैं बिल्कुल रीवैम्प कर दूंगा, मैं रीस्ट्रक्चर कर दूंगा, यही अल्फाज है इनके। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी इस फरसूदा निज़ाम को, इस सड़े हुए निज़ाम को इतनी जल्दी नहीं बदल सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो इख्तिदार में आ रहे हैं?
और क्या वाकई जो है ना ये जो नौजवान है क्या उसको इसका मौका मिलेगा, क्या उनको ये वोट घरों से निकाल के वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे लेकर आएंगे, और क्या ये लोग, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये पोलिंग स्टेशन पे निकाल के लेकर आए तो हो सकता है कि इमरान खान को 30-40 सीटें मिल जाएं, लेकिन ये कहना कि इमरान खान जो है ना एक सिंपल मेजोरिटी से आएंगे और हुकूमत बनाएंगे, मैं तो उनको हुकूमत बनते हुए नहीं देख रहा। चलिए ये सारे सवाल के जवाब एक वक्फे के बाद लेते हैं, क्योंकि वक्फे का वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और अब देखते हैं सोल्यूशंस क्या हैं इन मसाइल के। ख्वाजा हज़रात, आगा मसूद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस और दानिश्वर जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और आगा साहब का मुस्तकिल यही कहना है कि शायद उन्हें ये इलेक्शन अभी फ़िलहाल माज़ी करीब में होते नज़र नहीं आ रहे और मौजूदा हुकूमत हर हथकंडे को ज़रूर आजमाएगी, क्योंकि इस वक्त उनको जितना लूटना है वो लूटने में मसरूफ़ है। यही बात हुई थी। और दूसरी बात उनके पास, दूसरी बात ये कि वो किस मुँह से काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, मतलब कौन से उन्होंने अच्छे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर ये अवाम से कहेंगे हमने ये किया है। अगर अच्छे काम किए होते, मैं कहता हूँ चलिए एक उनका काम ये होता कि लोड शेडिंग खत्म कर देते, है ना, वो रेंटल राजा वो वजीर आजम बन गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई एक अच्छा काम, चलिए फैक्ट्रियाँ चलवा देते, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना थोड़ी सी मतलब ये इनोवेटिव मतलब स्कीम्स लेकर आते, वो भी नहीं लेकर नहीं आए। तो जब ये किस बुनियाद पे जाएंगे, महज ये कहना कि हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ा दी हैं जिससे कि जागीरदारों को वडीरों को फायदा हुआ, आम किसान को तो फायदा हुआ नहीं। और आम किसान जो है ना बेचारा, वही जो बात आपने कही कि वो अपने SHO के और इतने वडेरों के इतने दबाव में है कि जाहिर है कि ये उसको धमकी, ये खौफ, धन धौंसली करा के जो है अपना वोट ले। पार्लियामेंट का क्या किरदार है? देखिए पार्लियामेंट जो है रबर स्टैम्प बन गई है, पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत इफेक्टिव, टोटली नॉन इफेक्टिव। देखिए आप मुझे मालूम होगा अगर पार्लियामेंट जिंदा होती या पार्लियामेंट के अंदर कोई बेदारी होती या पार्लियामेंट का कोई एक कौमी ज़मीर होता, तो जो सूरत हाल इस मुल्क की है ना, उस वो यकीनी तौर पर यह है कि किसी न किसी की आवाज़ उठती। लेकिन जो आवाज़ें उठती हैं ना वो भी दबी दबी आवाज़ें होती हैं, वो भी मतलब ये कि हुकूमत वक्त की किसी किस्म की छोटी मोटी जो है ना दोस्ती और मफामत का सबूत देती हैं। लेकिन जो एक बाज़मीर मतलब ये कि एक ज़माने में जो लोग थे, अय्यूब खां के ज़माने में, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ज़िया के ज़माने में, लोग उन्हीं की मुंतखब उसमें बड़े बहादुरी से बात करते थे। यही पीपल्स पार्टी जो है बड़ी बहादुरी से बात करती थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ऑपोजिशन में थी ना। हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की फ्रेंडली अपोजिशन ने, मतलब ये कि जो एक अपोजिशन का एक किरदार होता है गवर्नमेंट इन वेटिंग, या अपोजिशन का किरदार ये होता है कि समाजी तौर पर, माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जो मुल्क के अंदर बहरान है, सूरत हाल है, उस पर न सिर्फ ये है कि बाकायदा गुफ्तगू की जाए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर निकल के आप एक पेपर्स बनाएं, वाइट पेपर्स बनाएं कि भाई ये सूरत हाल हम ये देख रहे हैं, सेमिनार्स करें, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। आप मुझे बताइए क्या मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब से निकल कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गई है? महज चले जाना, कोयटा चले जाना, ये चले जाना कि साहब हम जो है ना नेशनलिस्टों के साथ हैं, ये नेशनलिस्टों को बहकाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ही वाज रिस्पांसिबल एक्चुअली आस्किंग नेशनलिस्ट एक्चुअली नॉट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये हम बलूचिस्तान की तरह से जी इन्होंने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस नेशनलिस्टों से। आज के अखबार में तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आइन के तहत तो हुकूमत ही नहीं चल रही बलूचिस्तान में। है ही नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान का वजीर आला असलम रईसानी साहब अपना ज़्यादातर वक्त जो है इस्लामाबाद में गुजारते हैं, वहीं उनके मतलब ये कि ज़िंदगी के जो है ना बहारें जो हैं वहीं देख रहे हैं। और अगर उनको थोड़ा बहुत भी ये ख्याल होता कि भाई हमें एक ऐसी हुकूमत मिली है जिसमें कोई अपोजिशन नहीं है, बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं है, सिंध में कोई अपोजिशन नहीं है, दोनों जगह जो है सूरत हाल जो है ना समाजी तौर पर भी सियासी तौर पर अबतर है। माशी तौर पर तो मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि दुनिया जानती है कि माशी तौर पर कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान के बारे में आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं बलूचिस्तान के बारे में बता रहा हूँ आपसे, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, हुकूमत संजीदा नहीं है और बलूचिस्तान के सिलसिले में हुकूमत ने सरफे निगाह किया हुआ है। यानी बिल्कुल ये है कि जो सूरत हाल ऐसी है कि जल रहा है ना, और वो जल रहा है, जलते जलते उसकी आग फैलती चली जा रही है, इनको कोई एहसास नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इनके जहन में ये हुकूमत समझती है कि वहाँ पॉपुलेशन बड़ी कम है और पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, ये बड़ी नाकिस सोच है, ये बड़ी गलत सोच है। नेशनलिस्ट थिंकिंग वहाँ पे है, यानी मुसल्लह बगावत बिल्कुल है, सेक्टेरियन वहाँ पे है, आए दिन हजारा बरादरी को उतार के और बसों से और उनके धमाके और गोलियां, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब है, कानून साजी वहाँ नज़र नहीं आ रही है, मिस हैंडलिंग हो रही है,
कौन करेगा? आप मुझे बताइए, आज मुझे बताइए, मैं अंजुम रिजवी साहब, आज डॉन में एडिटोरियल आया इसी पे, जो आप बात करें ना, इसी पे एडिटोरियल आया। इट्स ए वेरी वेरी मतलब ये कि प्रेगमेटिक एडिटोरियल, उसने यही लिखा है। देखिए कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि साहब के माइनॉरिटी जो है वो महफूज है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि शिया तो माइनॉरिटी में नहीं है। शिया तो बिल्कुल इज अ पार्ट ऑफ दी, मतलब ये कि वो पार्ट ऑफ दी समाज, एक समाज में। फिर के शिया जो है ना, उनको ऐसा पोर्ट्रेट किया गया, खुदा ना खास्ता भाई शिया भी ऐसी मुसलमान है, मसलकी बिल्कुल भाई, जैसे इमाम मालिकी के मानने वाले हैं जनाब, इख्तिलाफ हो सकता है। हाँ, लेकिन उनको ये इस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह, जैसे कि वो मुसलमान नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, एक किस्म का सस्टेन प्रोपेगेंडा इसलिए हुआ है कि जिहादी तंजीमों को इस हुकूमत ने जो है ना रोकथाम करने की कोशिश नहीं की। और जहां तक रहमान मलिक का, कितनी करेंगे जिहादी तंजीमें, तो खुद इनकी दुश्मन नहीं, देखिए नहीं इनकी, देखिए मैं बताऊं, आप मुझे बताइए कि अगर कोयटा की आबादी को देख लीजिए, रोजाना मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल पर आए और मार के चले गए। अच्छा, सबको मालूम है कि कंधार के करीब इनके ट्रेनिंग कैंप बने हुए। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि साहब के जो है हमने इतने पकड़े, फला इतने पकड़े। अच्छा, तो कितने पकड़े तो कहाँ गए? अच्छा, फिर ये बात मैं आपको खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बाकायदा अस्करी ताकतों ने यह कहा है कि अगर यही कानून रहा कि उसमें जो विटनेस डर के मारे नहीं आते और इसके बाद जो है कल्प्रिट जो है समाज दुश्मन अनासिर जो है, वतन दुश्मन अनासिर हैं, वो छूट जाते हैं, तो फिर तो भाई माफ कीजिए, मुल्क का सिस्टम नहीं, मतलब उनको तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी ना। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस जज की अदालत में जा रहा है, जो वकील का, जज साहब को तो मार दिया ना। इन सब वही तो इन सबको भी तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देनी है ताकि ये सारा प्रोसेस चले। प्रोटेक्शन तो लॉ के प्रोटेक्शन ही नहीं है, आम शहरी को नहीं है। मैं आपकी खिदमत करता हूँ, देखिए लॉ होता है ना, वो प्रोटेक्ट देता है। मौला अली ने एक जुमला कहा, उन्होंने ये कहा कि कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। तो ये तो पूरा जुल्म है, यानी आप हजारा के लोगों को मार रहे हैं कराची में, आप ये है कि टारगेट किलिंग कर रहे हैं, अहले तशय्युई कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। आप मुझे बताइए कि अल्ताफ साहब ने कितनी मतलब ये कि कहा मैं हुसैनियत की जो है मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं हुसैनियत की जो है ना अलमबरदार हूँ। तो उन्होंने मतलब ये उनको जो दुख हुआ, तो उन्होंने इसीलिए दुख हुआ कि वो देख रहे हैं कि ये बेचारे मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं और ये भी मुसलमान हैं। लेकिन ऐसा पोर्ट्रेट किया है क्योंकि यहाँ पर मतलब अमेरिकन एजेंट जो हैं और ब्लैक वाटर की तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, वो ऐसा पोर्ट्रेट करती हैं कि जो अहले तशय्युई जो है खुदा न खास्ता जो है वो काफिर हैं और इनको मारना सवाब है। इसी किस्म का जो है ना माइंड सेट जो है तैयार किया जाता है, और यही माइंड सेट की वजह है कि हमारी हुकूमत को अगर थोड़ी सी भी मतलब ये कि संजीदा होती तो यकीनी तौर पर सबसे पहले वो बलूचिस्तान के अंदर अगर 82 लाख, मैं कहता हूँ 90 लाख की आबादी है, तो 90 लाख की आबादी में जो कानून तोड़ रहे हैं, जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जो फ़िरका वाराना फसाद में मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार करना क्या कोई मुश्किल बात है? किसी तरह कोई मुश्किल बात नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं, आपकी एफसी क्या कर रही है? अच्छा, लेवीज को छोड़ दिए, लेवीज के बारे में तो ये मशहूर है, मुझे वहाँ के बलूचिस्तान के साफी बता रहे थे कि लेवीज मिली हुई इन लोगों के साथ। तो ये आम ख्याल तो यही, आम ख्याल ये है कि लेवीज तो इन दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। अफगानिस्तान से जो इनखला अमेरिका करेगा, किसमें? अफगानिस्तान से। देखिए अमेरिका का, देखिए अमेरिका जो है, अगर ये कोई सोच रहा है कि अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर इस इलाके से चला जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। आपको मालूम है कि बाराक ओबामा आज से 4-5 महीने आए थे, रात की तारीकी में आए थे। वो उतरे बेगराम एयरपोर्ट पर और उन्होंने सुबह नाश्ते में एक एग्रीमेंट किया है कराची के साथ, और उस पर यह कहा है कि हम 10 साल तक जो है इस इलाके में रहेंगे, 10 ईयर्स। तो इसका मतलब ये कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, कम्बैट फोर्सेस हो सकता है वो चली जाए, लेकिन फिर भी बाराक ओबामा ने बार बार ये कहा है कि हम तकरीबन 25 से 50 लाख जो है ना कम्बैट फोर्सेस रखेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो कैसे जाएंगे इस इलाके से? नहीं जाएंगे। उसकी वजह इंडिया का क्या किरदार देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अमेरिका इंडिया का एक बड़ा इफेक्टिव किरदार अफगानिस्तान में लेके आया। देखिए नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ का तालिबान का ताल्लुक है वो इंडिया को अमेरिका से इक्वेट कर चुके हैं। और दूसरी बात यह कि इंडिया का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बाद अगर कोई है तो वो चाइना का है। चाइना ने 5 बिलियन से लेकर 6 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है मिनरल डेवलपमेंट पर। अच्छा, इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है मुश्किल से $2.5 अरब है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट बनाया, रोड बनाया, एक रोड बनाई जो ईरान को कनेक्ट कर रही है। अच्छा, प्लस ये कि वो चाहबार में भी इंटरेस्टेड है इंडियंस, लेकिन वो चाहबार को तो इतनी जल्दी ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी चाइना के दरमियान, क्योंकि चाइना जो है ना वो बड़ी तेजी, चाइना ने 5 बिलियन वहाँ पर किया। चाइना पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मिनरल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, सेंडेक पे काम कर रहा है, रिकोडेक पे उसकी निगाह है।
उसकी निगाह जो है गवादर पोर्ट पर है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अमेरिका को इंतहाई नागवार गुजर रही हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस इलाके में चाइना को इस हद तक वो